नमस्कार दोस्तों। लर्न फॉर हैज आईएएस में आज हम देखेंगे द हिंदू न्यूज़पेपर की और एवरीडे आपके पास बिफोर 10 ओ क्लॉक हिंदी न्यूज़पेपर का डिटेल एनालिसिस आ जाया करेगा। तो बिफोर 10 ओ क्लॉक आपको प्रिपेयर्ड रहना है। देखिए, इसको स्टार्ट करने से पहले मैं आपको क्लियरली बता दूं, ऐसा नहीं है कि इस वीडियो को देखने के बाद आपको न्यूज़पेपर पढ़ने की जरूरत नहीं है। अगर ऐसा कोई बोलता है तो यह बात गलत है, बिकॉज आपको सेल्फ एनालिसिस बहुत ज्यादा जरूरी है सिविल सेवा की परीक्षा की तैयारी के लिए। आप जब सेल्फ एनालिसिस करेंगे तो आपको डिटेल एनालिसिस पता चलेगा कि आखिरकार है क्या न्यूज़पेपर में और इसको पढ़ा कैसे जाता है। तो मैं आपको यहाँ पे दो तरीकों से हेल्प करूंगा। पहला, कि इसमें इंपॉर्टेंट क्या है, ठीक है, और इम्पोर्टेंट होने के साथ कौन से न्यूज को किस तरह से देखना है हमें क्वेश्चंस के थ्रू। ओके, तो हम यहाँ पे क्वेश्चंस के थ्रू और क्या इंपॉर्टेंट है उन दोनों चीजों को देखने वाले हैं। और जैसा कि मैंने आपको कहा, एवरी डे बिफोर 10 ओ क्लॉक आपके पास इसका डिटेल एनालिसिस का वीडियो मैं डाल दिया करूंगा। तो आइए देखते हैं द हिंदू फ्राइडे अगस्त 12 का 2022 के न्यूज में क्या क्या इंपॉर्टेंट है। तो आप यहाँ पे पहला न्यूज देख सकते हैं, इंडिया ने स्लैम किया है चाइना को, जो कि ब्लॉक कर रहा है जीएम के डिप्टी चीफ को यूएन में डेजिग्नेटेड टेररिस्ट घोषित करने से। इस मूव को लिया था इंडिया और यूएस दोनों ने ज्वाइंट कॉपरेशन से, और इसको रोका है चाइना ने। और चाइना इससे पहले आप जानते हैं मसूद अजहर को भी रोक रहा था, और कई मामले वो पाकिस्तान का साथ देता है ताकि वो इस तरह की चीजें रोक सके। तो इन चीजों को समझने के लिए आपको ये सोचना होगा कि आखिरकार चाइना ऐसा कर क्यों रहा है। चाइना पाकिस्तान का साथ देना चाहता है, इससे वो पाकिस्तान को दिखाना चाह रहा है कि मैं तुम्हारा सबसे बड़ा भाई हूँ। लेकिन एक्चुअली में वो इंडिया के अगेंस्ट काम करता है। वो इंडिया को कहाँ से रोक सकता है, वो हर तरीका कोशिश करता है, जिसमें उसने पाकिस्तान को एक प्रॉक्सी स्टेट के रूप में यूज कर रहा है अगेंस्ट इंडिया। ठीक है, अब जिनको ये ब्लॉक कर रहे हैं वो है जश्न मोहम्मद चीफ मसूद अजहर के भाई। और ये इन्होंने क्या क्या किया हुआ है, इनके कारनामे देखिए। उन्होंने प्लांट एजुकेटेड किया था IC-814 हाईजैक जो हुआ था हमारा प्लेन 1999 में, जिसमें मसूद अजहर और एक और टेररिस्ट, दो और टेररिस्ट को उन्होंने छुड़वाया था। और ये पार्लियामेंट पे जो इंडिया में अटैक हुआ था मनमोहन सरकार के टाइम पे, उसके लिए भी ये जिम्मेदार हैं। और ये सिक्योरिटी फोर्सेस जो पुलवामा में अटैक हुआ था उसके लिए भी। तो आप सोच सकते हैं ये किस तरह के टेररिस्ट है ये। और ये वांटेड हैं, ऑर्गेनाइजिंग ट्रेडिंग कैंप्स, फंड राइज करते हैं, कोऑर्डिनेट करते हैं लश्कर तैयबा एंटी इंडिया अटैक्स के लिए। स्पेशली ये याद रखिएगा, ये स्पेशली एंटी इंडिया अटैक्स के लिए बहुत ज्यादा इंडिया को हर एक तरीके से जहां से भी टेररिज्म का प्रॉब्लम क्रिएट कर सके ये बंदा करता है। अब चाइना का इसमें पूरा रिकॉर्ड टेररिज्म है यूएनएससी में, यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल में। इन्होंने इससे पहले हाफिज सईद, जाकिर उर रहमान, लखवी, इन लोगों को ऑलरेडी बचाया था और ब्लॉक किया था। मसूद अजहर को 2008 से 10 में, 2016 से 19 में इन्होंने ब्लॉक किया हुआ है। और पुलवामा अटैक के बाद भी इन्होंने एक्चुअली में उसे ब्लॉक किया था। और लास्ट में जाकर के 2021 में इन्होंने जाके अप्रूवल दिया था कि मसूद अजहर को आप टेररिस्ट घोषित कर सकते हैं, जब उनका काम बन रहा होता है तब। अब ये डिजिग्नेशन जो है सईद ब्रदर इन लॉ का, वो अब्दुल मखी, तो 2022 में जून में एक्चुअली यूएस और इंडिया ने इसे डाला, पर चाइना ने उसे सक्सेसफुली रोक दिया। तो इसमें और इम्पोर्टेंट जानने के लिए आप इस चीज को पूरा पढ़ सकते हैं, लेकिन इसमें यही इंपॉर्टेंट है। इसके साथ आपको एक और चीज देखना होगा। चाइना जो अभी फॉरेन मिनिस्टर वांग यी G20 समिट में आए थे बाली में, उन्होंने अफगानिस्तान में और यू जिंगजॉन जो ट्रेवल किए थे बाद में दिल्ली में, तो उन्होंने ये वादा किया था कि वो इंडिया का साथ देंगे टेररिज्म में, पर वहां पे गलत हो रहा है। और शंघाई कॉर्पोरेशन ऑर्गेनाइजेशन काउंटर टेररिज्म जो है वो भी इसीलिए बहुत हद तक सक्सेसफुल नहीं है, बिकॉज चाइना पाकिस्तान का साथ देता है और टेररिज्म को बढ़ावा देता है। और इंडिया रिसेंट में 14 आउट ऑफ 15 कंट्रीज मेंबर जो है सपोर्टेड किए थे प्रपोजल को, बट एक चाइना ने उसे रिजेक्ट कर दिया। अब जानते हैं कि चाइना P5 में आता है, P5 सिक्योरिटी काउंसिल का बहुत ज्यादा रहता है, तो उसमें वेटो हमेशा से कर सकता है। ये ऊपर वाले न्यूज देखने इंपॉर्टेंट है, बिकॉज आपको इससे व्यू लग जाएगा, ओवरव्यू, कि आखिरकार उसमें दिया क्या होगा। कर्नाटका हाईकोर्ट ने सेट डिसाइड किया है एंटी करप्शन ब्यूरो को वहां पे क्रिएट करने के लिए। फॉर्मल जो केरला के मिनिस्टर थे थॉमस आइजक, इनका न्यूज आप काफी सुनते होंगे जब ये मिनिस्टर थे। केरला गवर्नमेंट की तरफ से ये काफी बढ़ चढ़ के अगेंस्ट भी बोलते थे और राइट चीजों को सही रखते थे। SSLV प्रोग्राम शुड नॉट बी डिक्लेयर्ड अ फेलियर। इसरो के चीफ ने ऐसा कहा है
इसका रीजन क्या है वो मैं आपको आगे बताऊंगा। फिलहाल आप एसएसबी का फुल फॉर्म तब तक कमेंट में लिखिएगा। और चेस में आप देख ही रहे हैं कि हमने कितना ज्यादा नाम किया है, आगे जाके उसे देखते हैं। वोमेन और मेंस दोनों ने बहुत ही अच्छे काम किए इसमें। 17 लोग मिसिंग हैं, जहां पे बोट क्लैश हो चुका है यूपी में। और अभी जानते हैं कि आप रेन के कारण यमुना नदी तूफान पे रहती है, जिसकी वजह से ऐसा हुआ। ये एक दुखद न्यूज है, ऐसा नहीं होना चाहिए और इसके लिए हमें पहले से एनडीआरएफ को एक्टिवेट करना चाहिए। अब देखिए ये न्यूज इंपॉर्टेंट है। एससी अगेंस्ट है डी रिकॉग्नाइजिंग पार्टी ओवर फ्रीबीज। फ्रीबीज है क्या? देखिए फ्रीबीज वो होता है जो पॉलिटिकल पार्टी कमेंट करते हैं कि हम, जैसे जयललिता की सरकार आ रही तो उन्होंने क्या किया कि हम हर एक घर में टीवी देंगे। अब जैसे किसी भी राज्य में कोई भी सरकार आ रही है तो फ्रीबीज के तौर पे वो बोलते हैं हम आपको वॉशिंग मशीन दे देंगे, हम आपको डिफरेंट इक्विपमेंट्स जो है वो यूज करने के लिए दे देंगे। तो ऐसा बोलने से जो वोटर्स होते हैं वो वोटर्स आगे आते हैं और उसी पॉलिटिकल पार्टी को वोट करते हैं। लेकिन क्या ये डेमोक्रेसी के लिए खतरा नहीं है? आप इस चीज को सोचिएगा जरूर। इसमें फिलहाल जब सेंटर ने एक फाइल डाला है तो उसमें डालने के बाद सुप्रीम कोर्ट का एक्चुअली में उन्होंने बोला है, और ये लाइन बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों, देखिएगा। इट सेड केयर फ्री प्रोमिसेस and the distribution of freebies by the political parties and actual government welfare schemes were as different as chalk and cheese। तो ये लाइन आपका मेंस में लिखने का काम आ सकता है, जिसका कि मतलब ये होता है कि अगर आप फ्रीबीज दे रहे हैं तो ये दोनों तरफ से काम आता है। पहला तो जो यहाँ पे लिखा हुआ है कोविड-19 में, इसका एक अच्छा है कि वेलफेयर स्कीम हो जाता है, और दूसरा ये होता है कि इससे पॉलिटिकल पार्टी को बेनिफिट हो जाती है। तो इस पे सुप्रीम कोर्ट ने सीधा सीधा ये बोला है कि वो इस केस को और भी ज्यादा रोकने के लिए नहीं आगे जाएंगे। तो सेंटर की जो पुकार है कि फ्रीबीज को पूरी तरह से रोका जाए। हमारे प्राइम मिनिस्टर मोदी जी ने बोला था कि इस चीज को अगर हम स्टॉप करते हैं तो वोटर निष्पक्ष होकर के वोट दे पाएंगे। और इसमें आपके क्या कमेंट है? आप अगर चाहें तो डॉन में कमेंट बॉक्स में डाल सकते हैं। हमारे नए वाइस प्रेसिडेंट आप सभी जानते ही होंगे, ये 5 दिन पहले हो चुका था, जो कि जगदीप धनखड़ हैं। ये इन्होंने अब स्वर्ण ले लिया है और राजघाट में इनका कार्यकाल अब से शुरू हो चुका है। मिलिटेंट ने टारगेट किया जिसमें 4 जवान किल्ड हुए हैं। ये बुरी बात है और मेरी आपसे रिक्वेस्ट रहेगी कि आप कम से कम जो जानवर जवान शहीद होते हैं, आप उनको प्लीज उनका नाम जरूर याद रखें। जिसमें पहले हैं सूबेदार राजेंद्र प्रसाद, राजस्थान से हैं, और दूसरे हैं राइफलमैन लक्ष्मण डी, जो कि तमिलनाडु से हैं। राइफलमैन मनोज कुमार भी हैं, और हरियाणा फरीदाबाद के राइफलमैन निशांत मलिक भी हैं। तो प्लीज इन्हें हम श्रद्धांजलि एटलीस्ट अपने तरफ से इनका नाम याद रख के कर सकते हैं, और हम कोशिश करेंगे कि इन्हें और इनकी फैमिली को पीस मिले। यहाँ पे अरविंद केजरीवाल ने जो बोला है कि एक्चुअली में गवर्नमेंट टैक्स बढ़ा रही है अपने फ्रेंड्स को लोन माफ करने के लिए, तो पॉलिटिकल न्यूज है, इसको देखने की जरूरत नहीं है। अगर आप दिल्ली के निवासी हैं तो अभी से जान लीजिए आपको मास्क डालना है, बिकॉज 500 चार्ज अब लग जाएंगे आपको, और पूरी की पूरी स्टेट में, दिल्ली स्टेट में मास्क मैंडेटरी हो चुकी है, बिकॉज कोविड के केसेस पहले से थोड़े ज्यादा बढ़ चुके हैं। और ये सब देखिए पॉलिटिकल न्यूज है, उतनी ज्यादा पढ़ने की जरूरत नहीं है। अगर कुछ इंपॉर्टेंट है तो मैं आपको बीच में हर एक दिन मैं आपको इसका डिटेल दे दिया करूंगा। ये देखिए आप सारा देख सकते हैं, ये पॉलिटिकल न्यूज सिटी के अंदर आती है। ये भी इम्पोर्टेंट नहीं है। और इसके बाद अ टेल ऑफ वेलर वेदांता एंड द विक्टिमहुड, अगर आप इसे चाहे तो आप पढ़ सकते हैं, इससे आपकी इंग्लिश अच्छी होगी। लेकिन ये अच्छी बात है क्योंकि आप अगर इसे पढ़ते हैं तो आपको लिखने में और समझने में न्यूज़पेपर को ज्यादा अंडरस्टैंडिंग होगा, अगर आपके पास ज्यादा टाइम है तो। हाँ, ये एक चीज है, अस्सलाम लाइक नो अनदर। 25 साल पहले ए आर रहमान ने गाना गाया था माँ तुझे सलाम, हमारे इंडिपेंडेंस डे के लिए, और ये इतना फेमस हुआ है। और रियली ये गाना हर एक बार सुनने के बाद ऐसा लगता है जैसे आप दिल से देश के बारे में सोच रहे हो। और इसके लिए ए आर रहमान ने बोला कि बस राग आ गई थी, बट उन्होंने जो भी गाया दिल से गाया, और हम तहे दिल से उनके रिस्पेक्टफुल हैं। अब ये न्यूज मैंने आपको बता दिया था, उतना इंपॉर्टेंट नहीं है। आइजक नीड नॉट अपीयर टिल अगस्त 17। इसीलिए दोस्तों इस न्यूज के बाद आप देख सकते हैं कि अगर कोई किसी अच्छे इंसान के लिए केस फाइल भी करता है तो सुप्रीम कोर्ट एक ऐसी जगह है जहां पे उसे बचाया जा सकता है। तो सुप्रीम कोर्ट अभी भी देश में
एक ऐसी दीवार है जो कि इनजस्टिस होने से रोकती है। एक सिंगर है, नेशनल अवार्ड विनिंग है, सिंह भोगिया सुवर्णा पास अब नहीं रहे, या जो कि 83 साल के थे, और ये बहुत ही अच्छे सिंगर थे। कर्नाटका के घर घर में इनका नाम। अब देख सकते हैं कि ये सारे न्यूज अगर आप न्यूज पेपर खोले हुए हैं तो इतनी इंपॉर्टेंट नहीं है। 9 इंडियन फिशरमैन हेल्ड बाय लंकन नेवी, ये हमेशा से होता रहा है। आपको इसमें ये देखना होगा कि फिशरमैन आखिरकार श्रीलंका के बॉर्डर और इंडिया का जो यहाँ पे आप देख पाओगे, तो यहाँ से यहाँ तक जो पाक स्ट्रेट है, पाक स्ट्रेट के पास इस साइड आने के बाद जो भी फिशरमैन जाते हैं उससे श्रीलंकन पकड़ लेते हैं। और ये एक बहुत ही बड़ा इशू है। अगर आप चाहे तो मैं इसके ऊपर वीडियो बना दूंगा, लेकिन आपको इसका आइडिया होना चाहिए कि बार बार आखिरकार इंडियन फिशरमैन को श्रीलंकन नेवी पकड़ क्यों लेती है, क्योंकि वो उनके टेरिटोरियल एरिया में जाकर के वहां से वो मछली पकड़ते हैं, जिसकी वजह से। और हमारे इंडियन फिशरमैन डीप ट्रॉलिंग करते हैं। आपको पता होगा डीप ट्रॉलिंग से क्या होता है, वहां के जो कि जिन चीजों को नहीं भी मानना चाहिए, जैसे कि वहां के दूसरे फिशेस हो गए, उसके साथ वहां पे अगर आप देखें तो जो वनस्पति है नीचे समंदर में, वो भी डिस्ट्रॉय होती है, क्योंकि वो एकदम जमीन से उठा करके वो एकदम लेते हुए जाती है, जिसकी वजह से एक प्रॉब्लम है। तो इंडिया इस पे ऑलरेडी काम कर रहा है। इंडियन फिशरमैन को उन्होंने बड़ी डेवलप्ड बोट दी है, जिसकी वजह से ऐसा ना हो। लेकिन अभी भी कुछ बोट्स में ये प्रॉब्लम है, और श्रीलंकन जो फिशरमैन है वो भी ये कंप्लेन करते हैं कि हम फिश कहाँ पकड़े अगर इंडियंस यहाँ पे आते हैं तो। अब ये आईएलओ का एक नया डाटा आया है। आईएलओ का फुल फॉर्म क्या है? इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन। तो इस डाटा के हिसाब से ये देखा गया है कि इंडिया में और एशिया में कितनी ज्यादा यूथ जो है अनएम्प्लॉयड है, और स्पेशली 2020 से 2021 तक का डाटा डाला गया है, जिसमें ये बताया गया है कि कोविड के टाइम पे कितने ज्यादा लोग अनएम्प्लॉयड हुए थे। और जो सबसे ज्यादा हुए थे वो 15 से 24 साल के थे, क्योंकि ये लोग सेमी स्किल्ड होते हैं, और सेमी स्किल्ड लोगों को लोग आसानी से निकाल देते हैं, क्योंकि उनके पास स्किल नहीं होती और फ्यूचर में उनका काम नहीं होता है। तो इसका डिटेल रिपोर्ट मैं आपको बाद में कराता हूँ। आयरन ओर के प्राइस जो है वो बढ़े हैं। अगर आप पीवीएससी के कंपेयर में देखें तो यहाँ पे चाइना फिर से एक गेम खेल रहा है, और ये गेम ये ऐसा कर रहा है कि वो नेपाल को एक्चुअली फिर से असिस्टेंस देने के लिए तैयार है। और ऐसा वो क्यों कर रहा है आप जानते हैं? इंडिया के अगेंस्ट करने के लिए, जो कि ट्रेड और कनेक्टिविटी है। तो कनेक्टिविटी यहाँ पे कैच वर्ड है, बिकॉज कनेक्टिविटी अगर चाइना और नेपाल की बढ़ती है तो उनके फोर्सेस मोबिलाइज हो सकते हैं। काला पानी के इशू आपने रिसेंटली देखा था, मानसरोवर के रास्ते से वो आसानी से आ जाएंगे। तो यहाँ पे इंडिया को थोड़ा अलर्ट होना पड़ेगा। और जो अभी वहाँ के जो प्राइम मिनिस्टर है वो एक्चुअली प्रो इंडिया है, लेकिन जब भी पैसे की बात आती है और किसी कंट्री को अपलिफ्ट करने की बात आती है तो वो कंट्री क्यों ना करे। तो इसीलिए इंडिया को नेपाल को और भी अच्छे से बिग ब्रदर सिंड्रोम जो है नेपाल को, उससे दूर रखना होगा। और ये दोस्तों आपको समझना होगा, यूएन ने एक रिपोर्ट दिया है, इंडियंस जो आप डिजिटल करेंसी जैसे क्रिप्टो करेंसी की बात करते हैं उसमें 7th पोजीशन पे आते हैं। सो वी आर रियली रिच। सोमालिया में ड्रॉट हो चुका है, जिसमें 55,000 लोगों से ज्यादा अपने घर को छोड़ चुके हैं, और ये अफ्रीकन कंट्रीज में आमतौर पे होते रहती है, जो कि एक बुरी बात है। वर्ल्ड को इसके ऊपर थोड़ा अलग तरीके से काम करना चाहिए। अब देखिए, ये न्यूज बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, और हिंदू में हमेशा एक डिटेल प्रोस्पेक्टिव के रूप में देता है कि कि जो न्यूज अभी चल रही है या फिर बिल आने वाली है, तो आप इस पेज को जरूर पढ़िएगा। व्हाट इज द क्रिमिनल प्रोसीजर आइडेंटिफिकेशन एक्ट 2022, ये अभी नया लाया गया है। इसमें क्या होगा ना, इस रिसेंट लेजिस्लेशन में ये क्लियर आइडेंटिफिकेशन होगा प्रिजनर्स एक्ट का, जो कि 1920 में बना था ब्रिटिश इरा के टाइम पे। और इसके मेन कंसर्न्स क्या क्या है हम उसके बारे में डिस्कस करेंगे। देखिए, ये जो एक्ट आया है वो लीगल सैंक्शन ऑन लॉ एनफोर्समेंट एजेंसीज इससे मेजर ले पाएंगे जो कन्विक्ट्स हैं, और जो अदर पर्सन है पर्पस ऑफ आइडेंटिफिकेशन के लिए जिनको यूज होता है, क्रिमिनल्स को आइडेंटिफाई करने के लिए उसमें यूज होगा। और ये अगस्त 4 को एक्चुअली में पास हो गया है। और इन सालों में ये देखा गया कि ये जो 1920 का था वो 1980 में 87th लॉ कमीशन ने इसे रिव्यू किया था और रिकमेंड किया था कि इसमें सेवरल अमेंडमेंट्स होना चाहिए। और इस चीज को होने में कितने साल लग गए आप देख सकते हो, टोटल 42 ईयर्स 2022 में आ रहा है। तो ये एक अच्छा है, हमें इसे वेलकम करना चाहिए। बट इसमें हर एक बिल में कुछ ना कुछ खामियां और अच्छाइयां होती है। तो इसमें कंसर्न्स है जो राइज हुए हैं। न्यू लॉ जो है वो
आइडेंटिफिकेशन ऑफ प्रिजनर्स जो था एक्ट 1920, वो करंट लॉ के हिसाब से मेजर करता था कि अगर कोई पर्सन कन्विक्ट और अरेस्ट हुआ है किसी भी ऑफेंस के लिए, भले ही वो छोटा क्यों ना हो, तो उसके लिए मेजरमेंट्स लेने पड़ते थे। जैसे पर्सन का क्या है, आईडी क्या है, उसके पूरे बॉडी का मेजरमेंट्स और पूरा उसका आगे पीछे का। तो ये अब जो है अनक्लियर था पहले। सो और अभी के बिल में भी ये अनक्लियर है। तो इसके वजह से जो है एक ओवरबर्डनिंग हो जाएगा सिस्टम के ऊपर और सिस्टम को और भी अच्छे से काम करना होगा। तो इसमें इस तरह की जो सुझाव दिए गए हैं इसको गवर्नमेंट को इम्प्लीमेंट करना चाहिए। अब देखिए इसको थोड़ा डिटेल में देखते हैं। ये लीगल सैंक्शन होगा लॉ एनफोर्समेंट एजेंसी जो कि मेजरमेंट्स लेते हैं किसी भी कन्विक्ट्स का। तो ये क्रिमिनल मैटर्स में, और ये जैसा कि मैंने आपको कहा 4 अगस्त 2022 को ये आ गए। अब ये क्रिमिनल ट्रायल्स होता क्या है और आइडेंटिफिकेशन डिटेल होता क्या है, जैसे कि फोटो हो गया, और मेन 3 पर्पसेस के लिए होता है। फर्स्ट, एस्टैब्लिश आइडेंटिटी, कल्प्रिट का आइडेंटिटी होना चाहिए। दूसरा है इसका आइडेंटिटी सस्पेक्टेड जो है रिपीटेशन, अगर वो सिंगल क्राइम कर रहे हैं तो उन्हें कैसे रोका जाए। और तीसरा हो गया प्रीवियस कन्विक्शंस के लिए भी उन्हें पता कर सकता है। जैसे कि मान लीजिए अगर कोई कन्विक्ट है, वो एक ही, जैसे चोरी हो गया, वो 3 से 4 बार कर रहा है। अब कोई हीनियस क्राइम कर रहा है, किडनैपिंग कर रहा है, तो हमें उसके बारे में ज्यादा डिटेल पता होगा और गवर्नमेंट उसके ऊपर, और कोर्ट भी जब फैसला सुनाएगी तो स्ट्रिक्ट रेगुलेशंस ले सकती है जिसकी वजह से वो ऐसा फिर से ना करे। अब ये जो पहले था 1920 में, ये क्या था? तो पुलिस के इसके पास पावर था अरेस्ट करने के लिए, एंड कुछ भी डिटेल राइट टू सर्च अ पर्सन नहीं था ऐसा। पुलिस को लीगल सैंक्शन सर्च वारंट लाना पड़ता था जैसा कि हम जानते हैं, और ये डेजिग्नेटेड होता था मेंटेन बैलेंस बिटवीन राइट ऑफ द इंडिविजुअल एंड द इंटरेस्ट ऑफ द सोसाइटी। लेकिन अब इस चीज को थोड़ा स्ट्रिक्ट किया गया है। ये लेजिस्लेशन आया है, ये काउंटर करेगा राइट टू प्राइवेसी को। अब सोचिए आपकी अगर डिटेल सारी की सारी डाल दी गई तो आपको कैसा लगेगा, और बिना आपकी जानकारी के अगर उससे कोई पढ़ रहा है। तो यहाँ पे क्रिमिनल्स जिनका कि अभी ऑफेंस पूरा का पूरा स्टेब्लिश नहीं हुआ है, आप उनका डिटेल पड़ जाएगा। तो यहाँ पे आर्टिकल 21 राइट टू प्राइवेसी को प्रॉब्लम होगा। ओके, और ये जो फिजिकल प्राइवेसी है वो भी जाएगी, क्योंकि अगर वो फोटोज लेते हैं तो आप जानते हैं आपको सेमी न्यूड तरीके में लेते हैं, जिसकी वजह से आपकी सारी डिटेल बॉडी की इवन, तो वो भी वहां पे राइट वायलेट होती है। और इसमें इंपॉर्टेंट देखने के लिए मैंने आपको बाकी सारा बता दिया, 87th लॉ कमीशन का आपको बता दिया था मैंने। होम अफेयर्स, और ये आती किसके अंदर है? मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स, आपने ऑलरेडी देख लिया होगा। तो आइडेंटिफिकेशन ऑफ प्रिजनर्स एक्ट 1920, ये क्रिमिनल प्रोसीजर एक्ट 22 जो है, इसमें एक इंपॉर्टेंट चीज है, अप्रोप्रिएट एजेंसी जो होगी वो लाया जाएगा प्रिजर्व एंड डाटा मेजरमेंट के लिए नेशनल लेवल पे। ठीक है, नेशनल लेवल के लिए नेशनल क्राइम रिकॉर्ड्स में। लेकिन इसमें एक लूपहोल्स भी है, अगर स्टेट अलग अलग करने लगे तो उन्होंने अगर कोई अलग लॉ बना लिया तो वो फिर कॉन्ट्राडिक्टरी होगा नेशनल लॉ के हिसाब से। और इसमें एक जजमेंट रह चुकी है, पुटुस्वामी जजमेंट। प्राइवेसी और इंक्लूसिव मेजर जो होगा वो कॉन्स्टिट्यूशनल नीड के हिसाब से होना चाहिए, और वो परसुएसिव नहीं होना चाहिए, लिजिटमेट होना चाहिए, कि आप ऐसे ही नहीं ले सकते हैं। जिसमें कि ऑलरेडी इस बिल में डाला गया चाइल्ड्स और जो वुमेन्स है उनके साथ ऐसा नहीं किया जाएगा। और इसमें आप देख सकते हैं सारे वैलिड रीजंस को। उसके बाद इसमें ज्यादा कुछ जानने के लिए नहीं है आप, पर मेरे ख्याल से अगर आपके पास हिंदू न्यूज़पेपर है तो आप इसे पढ़िएगा जरूर। और दूसरा, बायोलॉजिकल सैंपल्स आप ऑलरेडी जानते हैं, डीएनए के लिए इसके ऊपर काफी ज्यादा चल रहा है कि आप किस किस लोगों का डीएनए ले सकते हैं, बायोलॉजिकल सैंपल्स, जिसमें चिल्ड्रन और वुमेन इसमें भी नहीं है। लेकिन आप अगर आपके पास डीएनए सैंपल्स होता है तो आप उस पर्सन को कहीं से भी आइडेंटिफाई कर सकते हैं, और अगर वो देश के किसी भी कोने में है और किसी अगर दूसरी जगह पे भी है तो उसे आइडेंटिफाई किया जा सकता है। और इसका हो गया ओके। अब इसमें एक और न्यूज इंपॉर्टेंट है, कंपैरिजन बिटवीन टू आइडेंटिफिकेशन एक्ट। यहाँ पे 2 एक्ट है, ठीक है, आइडेंटिफिकेशन प्रिजनर्स एक्ट, क्रिमिनल प्रोसीजर आइडेंटिफिकेशन एक्ट। अब देखिए जिसका मेजरमेंट लिया जा सकता है वो कौन कौन है। पहला, कन्विक्ट होना चाहिए ऑफेंस पनिशेबल रिग्रेस इम्प्रिजमेंट जिसको मिल चुका है 1 ईयर और 1 साल से ज्यादा जिनका हो, ठीक है, 1 ईयर और मोर देन दैट। दूसरा क्या होगा, शुड बी अरेस्टेड फॉर एन ऑफेंस पनिशेबल रिग्रेस इम्प्रिजमेंट 1 ईयर अपवर्ड्स इफ डायरेक्टेड टू मजिस्ट्रेट, जो कि मजिस्ट्रेट तक जा रहा है, पर्पस इन्वेस्टिगेशन के लिए प्रोसीड्यूर सीआरपीसी में आता हो,
कनेक्शन विद द सच इन्वेस्टिगेशन प्रीवियसली, जिनका पहले भी रह चुका है कोई क्राइम और वो फिर से अगर कर रहे हैं तो उनका होना चाहिए। अगर सिक्योरिटी रीजन से रहा है, अगर उसका बिहेवियर खराब रहा है किसी सिक्योरिटी रीजन से, तब भी उसका मैनेजमेंट हो सकता है। मेजरमेंट्स कैन बी टेकन, फिंगर क्या क्या लिया जाएगा, फिंगर इंप्रेशन, फुट इंप्रेशन, मेजरमेंट्स एंड द फोटोग्राफ। डिस्ट्रक्शन ऑफ मेजरमेंट, एक्यूटल डिस्चार्ज और रिलीज होगा इफ नॉट प्रीवियसली कन्विक्टेड, अगर नहीं है तो, और कोई भी ऑफेंस अगर है तो रिग्रेस इम्प्रिजमेंट और 1 साल से ज्यादा, तब वो गवर्नमेंट के ऊपर डिपेंड करता है कि वो उसे छोड़ेंगे कि नहीं। और दूसरा जो लॉ जिसके साथ कॉन्ट्रेडिक्ट कर रहा है वो है क्रिमिनल प्रोसीजर आइडेंटिफिकेशन एक्ट। अगर कोई ऑफेंस हुआ है किसी लॉ में, ठीक है, दूसरा अगर वो क्रिमिनल में है, याद रखिएगा ये आइडेंटिफिकेशन के लिए सिर्फ है, ये क्रिमिनल के लिए है। अगर वो पर्सन डिटेन्ड हुआ है प्रिवेंटिव डिटेंशन लॉज के तहत, तब हो सकता है। मजिस्ट्रेट के पास गया, सीआरपीसी सेम है इसका। ओके, ऑर्डर टू गिव द सिक्योरिटी फॉर द गुड बिहेवियर अंडर सीआरपीसी, फिंगरप्रिंट क्या क्या लिया जाएगा, फिंगरप्रिंट, पाम प्रिंट, पैरों के इंप्रेशन, फुटप्रिंट, फोटोग्राफ, रेटिना स्कैन, फिजिकल बायोलॉजिकल सैंपल, डीएनए जिसकी हम बात कर रहे हैं, यहाँ पे पूछने की जरूरत नहीं है, यहाँ पे डीएनए आराम से लिया जा सकता है। और बिहेवियर एट्रीब्यूट्स, सिग्नेचर, अगर उसके बॉडी के क्या क्या चेंज हो रहे हैं, और इसमें सेक्शंस आते हैं, सेक्शन 50, 53 ए सीआरपीसी 1973 का, ये याद करने की जरूरत नहीं, ठीक है। और ये याद रखिएगा कि अगर आपका डाटा लिया गया है, अगर किसी भी क्रिमिनल का डाटा लिया गया है और वो एक्विटल नहीं है, तो उसका डाटा फिर इरेज करने के लिए बनता है। ये एक अच्छा है, अभी चेंजिंग जो सिनेमास के कैरेक्टर्स हैं वो काफी ज्यादा मुस्लिम आइडेंटिटीज आ रहे हैं, पर इसके साथ आने के साथ भी ये कोई फ्रिक्शन क्रिएट नहीं कर रहा है, क्योंकि सिनेमा ने इसे ब्यूटीफुल तरीके से रखना शुरू कर दिया है। तो ये हमारी देश अब पहले से ज्यादा मैच्योर होती है, आप ये सोच सकते हैं, और ऐसा है। इंडिया बहुत ही टॉलरेंट कंट्री है और अच्छी है। जेईएम असगर लेड टेरर अटैक, ये न्यूज फिर से इसमें डाला है यहाँ पे उन्होंने डिटेल के लिए, लेकिन इसका सारा मैंने डिटेल आपको दे दिया है, ये भी न्यूज हो चुका है। और गुल्लोमो रायोस, अगर आप आईआर के स्टूडेंट हैं तो आपको ये जानना जरूरी है कि रियर एल्मायरो रायोस जो है वो मेजर जनरल आ चुके हैं, वो अब उराग्वे को लीड करेंगे, नए लीडर है वो। इंडिया बांग्लादेश डिफेंस रिलेशन ड्यूरिंग मीट, ये देखिए इंडिया ने पहले भी 3.5 मिलियन और 5 मिलियन का लोन दे रखा है बांग्लादेश को लाइन ऑफ क्रेडिट के थ्रू, ताकि वो डिफेंस ले सके, डिफेंस के प्रोक्योरमेंट को आसानी से कर सके। और आर्म फोर्सेस जो डिवीजन है, उन्होंने बांग्लादेश के लेफ्टिनेंट जनरल के वाकर उज जमान, उनका मीट हुआ है। और इंडिया और बांग्लादेश के डिफेंस परचेजेस अब पहले से ज्यादा और भी बढ़ेंगे, लेकिन करंट में अगर आप देखें तो बांग्लादेश का ज्यादा जो है डिफेंस प्रोक्योरमेंट ज्यादा चाइना से होता है, जो इंडिया के लिए एक बुरी बात है। डेमोक्रेसी रैंकिंग मस्ट बी ऑब्जेक्टिव, ये इलेक्शन कमीशन ने जाकर के वर्ल्ड फोरम पे बोला है कि आप थोड़ा ऑब्जेक्टिव होइए, क्योंकि आप डेमोक्रेसी इंडेक्स में इंडिया को बहुत नीचे दिखाते हैं, और ये ऐसा है भी। इंडिया को जिस तरह से इन्होंने देखा है उसका क्राइटेरिया बहुत ही खराब है, ऐसा नहीं होना चाहिए। इसके बाद हाँ, ये सैटेलाइट के लिए पूरा का पूरा न्यूज है, इसके बारे में एक वीडियो डालूंगा, जिसे आप अच्छे से अगर चाहे तो मेरे ही चैनल पे आपको शाम तक मिल जाएगा। ये इंपॉर्टेंट है, बिकॉज एसएसएलवी पीएसएलवी का पेलोड क्या होता है और कैसे काम करता है, आपको सारी इन्फॉर्मेशन वहां पे मिलेगी। नीतीश कुमार ने यहाँ पे क्लेम किया कि मैं वाइस प्रेसिडेंट नहीं बनना चाहता था, इसीलिए मैंने, आप ये मत समझिएगा कि मैंने तब जो डिजाइन किया था और लालू यादव के साथ फिर से जुड़ा, तो इसका वाइस प्रेसिडेंट बनने से कोई नहीं है। अब वो तो भगवान ही जाने क्या है रीजन, जो भी हो अच्छे के लिए हो। ड्रग शॉर्टेज हुआ है एचआईवी के लिए, एचआईवी का फुल फॉर्म क्या है दोस्तों, कौन बताना चाहेगा, जल्दी आप कमेंट बॉक्स में लिखिए। तो एचआईवी पॉजिटिव जो कम्युनिटी है, यूनियन हेल्थ मिनिस्ट्री को लेटर लिखा गया था कि इनके लिए नेशनल एड्स कंट्रोल ऑर्गेनाइजेशन के पास मेडिसिन टोटल नहीं है, और ये बार बार होता रहता है, क्योंकि इसके लिए जो टैबलेट्स हैं वो काफी महंगे आते हैं, गवर्नमेंट ने एक लिमिटेड रख रखा है। और ये भी है कि पहले से इंडिया में एचआईवी के केसेस कम हुए हैं। इसमें ये देखा गया कि 95% जो है उनके पास शॉर्टेज गया, तो ये एक बड़ी बात है कि 100% में 95% के पास जरूर ही ये मैनेजमेंट मिसमैच है। और 14.5 लाख 72,500 पीपल जो इफेक्ट हुए इससे, तो ये गवर्नमेंट को रियली देखना होगा इसमें।
और इस सप्लाई को सही करना होगा। जयराम रमेश ने अपोज किया है प्रोविजन ऑफ वाइल्ड लाइफ बिल को। इससे पहले आप जानते हैं कि जयराम जो थे मिनिस्टर ऑफ वाइल्ड लाइफ को देखते थे वहां से आपने कांग्रेस के टाइम पे, तो ये काफी अच्छा बात बोलते रहते हैं। इन्होंने सिंपल सी बात बोली है, अगर स्टेट्स अगर इम्प्लाई करेंगे पे वाइल्ड लाइफ बिल को तो वो फिर से एक प्रॉब्लम होगी, और 4 महीने बाद अगर आप ला रहे हो और सेम चीजों को डाल रहे हो तो एक रबर स्टैम्प जैसा लग रहा है। तो गवर्नमेंट उस पर शायद देखें इन फ्यूचर में। हाँ, नो मोर एपीवाई बेनिफिट्स फॉर द आईटी पेयर्स। अटल पेंशन योजना की जो है वो अब जो इनकम टैक्स देते हैं उनको अटल पेंशन योजना के थ्रू कुछ भी नहीं मिलने वाला है, क्योंकि ये गरीब लोगों के लिए है। और अटल पेंशन योजना जिनका होगा, अब यानी कि वो जिनके 5 लाख से कम ईयरली इनकम होंगे उनके ही अटल पेंशन योजना का लाभ मिल पाएगा। एससी ने रिजर्व किया है ऑर्डर ऑफ ईपीएफओ केस के लिए। ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं है एक्चुअली, कुछ लोग डिमांड कर रहे हैं कि जो प्रोविडेंट फंड का है वो उन्हें भी फायदा मिलना चाहिए। अब ये देखिए आईएलओ की जो रिपोर्ट है ये इंपॉर्टेंट है। इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन, यूथ एम्प्लॉयमेंट डिक्लाइन इन इंडिया, सीधा सीधा इन्होंने बोला है फिर से, और पिछले साल भी बहुत बुरा रिपोर्ट था। कोविड-19 के टाइम पे बहुत ही ज्यादा इम्पैक्ट पड़ा इसकी वजह से। वर्किंग आवर जो एम्प्लॉयमेंट है वो बहुत ही ज्यादा कम हुआ है अगर आप 2020 की से कंपेयर करें तो। और ये रिपोर्ट जो आया है ग्लोबल एम्प्लॉयमेंट ट्रेंड्स ऑफ यूथ, इसका नाम याद रखिएगा, ये इंपॉर्टेंट है, प्रीलिम्स में आ सकता है। ग्लोबल एम्प्लॉयमेंट ट्रेंड्स फॉर यूथ 2022, जो कि इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन ने डाला है। इन्होंने एक्चुअली 2020 और 2021 का डाटा मेनली कंपेयर किया यहाँ पे, और ये बोला है कि सेवरल चैलेंजेस हैं 15 से 24 साल के बीच के लोगों के बीच में, क्योंकि वो सेमी स्किल्ड होते हैं। और इसके बाद एस्टिमेट किया है कि 73 मिलियन 2022 में थोड़ा सा इम्प्रूव हुआ है, लेकिन वो फिर भी उतना अच्छा नहीं है अगर कंपेयर किया जाए तो। और इंडिया ने जो इसे किया था वो 0.9% ही दिखाया था, जिसकी वजह से हमेशा कॉन्ट्रडिक्टरी होता है। और इंडिया के मिनिस्टर ने ऑलरेडी ऑस्ट्रेलिया में, अच्छा हाँ, आईएलओ का हेडक्वार्टर ऑस्ट्रेलिया में है और वहां पे जाके ऑलरेडी कमेंट किया था। यंग पीपल इन एशिया एंड पैसिफिक रीजन इज प्रोजेक्टेड टू रीच 14.9% इन 2022। ये वर्ल्ड एवरेज के हिसाब से सही है। 14.9% अगर आपका अनएम्प्लॉयमेंट रेट है तो अनएम्प्लॉयमेंट रेट में आप बहुत सारी चीजें होती है, जैसे डिस्गाइज्ड एम्प्लॉयमेंट है, जैसे जिनकी गिनती नहीं होती है, फ्रिक्शनल एम्प्लॉयमेंट है, टेक्निकल अनएम्प्लॉयमेंट है। तो इन सबों को मिला करके इसलिए एक रीजनेबल होता है। बट अगर इससे ज्यादा हो रहा है तो ये एक प्रॉब्लम है। इसमें इंडिया में ये देखा गया है कि ये डाटा इंपॉर्टेंट हो दोस्तों, जो स्कूल्स हैं उसमें 18 मंथ्स जो क्लोज रहे हैं उसमें 24 करोड़ स्कूल गोइंग चिल्ड्रन को इफेक्ट हुआ, जिसमें सिर्फ 8% चिल्ड्रन ने रूरल एरियाज में इंटरनेट कनेक्टिविटी थी और अर्बन में 23%। तो इंडियन गवर्नमेंट ने ऑलरेडी इस पे बहुत कुछ किया है और आगे भी करेगी। तो ये डाटा 2021 का है। अभी ऑनलाइन अगर आप हो रही है तो बहुत सारी चीजें इंडियन गवर्नमेंट ने नेट के थ्रू स्टार्ट किया था। कई सारे लैंग्वेजेस में भी अभी आपने नेशनल एजुकेशन पॉलिसी में भी देखा था। मणिपुर गवर्नमेंट, आप नॉर्थ ईस्ट में हमेशा देखेंगे अगर किसी चीज को सही से मनवाना होता है तो सीधा गवर्नमेंट जॉब को बोलते हैं। तो यहाँ पे गवर्नमेंट ने ये बोला है कि अगर आप एंटी इंडिया कुछ देखते हैं, और इसके लिए एक्चुअली बिल भी है, मणिपुर हिल्स ऑटोनोमस डिस्ट्रिक्ट काउंसिल अमेंडमेंट बिल 2021, जिसमें 60 मेंबर्स ने बोला भी है, और ये गलत भी है, कि अगर आप एंटी इंडिया सेंटिमेंट्स को किसी भी सोशल नेटवर्क पे बढ़ावा देते हैं तो आपको नहीं देना है। ये गवर्नमेंट एम्प्लॉय के लिए, और ये वहां पे कारगर भी होता है। देखिए अब जाई जिनपिंग जो है तीसरे टर्म के लिए आ रहे हैं, और वो हमेशा से ये चाहते हैं कि उनकी बढ़-चढ़ की बढ़ाई हो, क्योंकि वो माओ जेडोंग के बाद खुद को बहुत बड़ा लीडर दिखाना चाहते हैं। तो उन्होंने किया क्या है कि 1927, 1949 और 1962 तीनों भाग में डिवाइड कर लिया है। अब डिवाइड करने के बाद उनका ये कहना है कि वो सबसे ज्यादा सक्सेसफुल लीडर हैं, अभी माओ जेडोंग से भी ज्यादा। और ऐसा कहने के साथ वो क्लेम कर रहे हैं मेनली इंडिया पे, जो उन्होंने वार लड़ी थी गलवान में और काला पानी तीस्ता में, जो कि वो प्रॉक्सी कर रहे हैं अभी। तो ये तो है सच कि जाई जिनपिंग के टाइम पे एक बहुत ही ज्यादा फ्लरिश चाइना होकर के आया है और वर्ल्ड पावर को चैलेंज कर रहा है। पीएलए जो उनका फोर्स है वो भी बहुत ज्यादा एक्टिव हो चुका है और वो उसे कंट्रोल में रहना चाहते हैं। तो उन्होंने म्यूजियम में ये दिखाया है, वहां के स्टोन लाए और स्टोन बीच में रखने के बाद बोलते हैं कि आप इसे प्रेस कीजिए तो इससे सोल्जर्स को बहुत ही ज्यादा, आप वोटिंग के टाइप का है,
अगर आप प्रेस करते हैं तो आपको वोट मिलेगा। तो इससे पता चलता है कितने सारे लोग उस वार के साथ हैं। और 1962 में जिनकी डायरीज रह गई थी, जो लोग नहीं रहे थे चाइना के सोल्जर्स, उनका भी बहुत ही ज्यादा एग्जीबिशन किया गया है। तो वो ये शो ऑफ करने की कोशिश है कि जाई जिनपिंग अपने सोल्जर्स से बहुत ज्यादा प्यार करते हैं, लेकिन वो उन्हें उसी जगह पे छोड़ देते हैं और झूठ बोलते हैं कि उनके सोल्जर्स नहीं मरे। फिलहाल ये चाइना की बातें तो उनके पास आ ही जाएगी कुछ दिनों में, बिकॉज चाइना और इंडिया का डिफरेंट एक क्लैश पॉइंट बन रहा है ताइवान में। अभी फिर से चाइना ने किया है। तो शशि थरूर ने जैसा बोला था, आप ये बात कमेंट बॉक्स में जरूर लिखना कि शशि थरूर ने बोला था एक्चुअली में कि अगर चाइना पाकिस्तान कार्ड खेलता है तो हमें ताइवान कार्ड खेलना चाहिए, और ये मुझे बहुत लेजिटिमेट लगता है। इंडिया को ओपनली ताइवान का सपोर्ट करना चाहिए। यहाँ पे लैटिवियन कंट्रीज ने, पार्लियामेंट्रीज ने एक साथ आए और ये बोल रहे हैं कि रसिया एक स्टेट स्पॉन्सर है टेररिज्म का, और इसके लिए उन्होंने यूक्रेन का एग्जाम्पल दिया है। तो ऐसा करने के बाद पूरी की पूरी पार्लियामेंट की वोट हुई है, और वहां पे जेनोफीबिया, जो रशियन फॉरेन अफेयर्स मिनिस्टर है, वो बोल रहे हैं कि जेनोफीबिया का असर है ये एक्चुअली लैटिन कंट्रीज में। क्योंकि अब देखिए जेनोफोबिया होता क्या, नेशनलिज्म, अल्ट्रा नेशनलिज्म, उसके बाद जेनोफोबिया आता है। तो आपके अगर किसी भी नेशनल से कुछ हो रहा है तो आप एक्सट्रीम स्टेप लेते हो, तो उनका यही कहना है। अब इसके साथ ताइवान ने बोला है कि चाइना थ्रेट स्टिल रिमेन्स, क्योंकि वो बार बार ड्रिल कर रहे हैं और उनके एयर स्पेस से हमेशा से जो जेट्स हैं, फ्लाइंग जेट्स हैं, वो उड़ते रहते हैं, और ये थ्रेट बना हुआ है चाइना के ऊपर कि कभी भी ताइवान के ऊपर कि चाइना कभी भी अटैक कर सकता है। चाइना ने 180 मिलियन का असिस्टेंस देने के लिए वादा किया नेपाल को। जो शेर बहादुर दुबा है, एक्चुअली तो ये है इंडिया के प्रो, लेकिन देखते हैं क्या होता है और इनका रिलेशनशिप अभी कितना आगे जाता है। इसकी रिपोर्ट आएगी जब एक्चुअल में उनकी विजिट होगी। इसके बाद एक नई वायरस आई है, लेंगिया वायरस। इसके बारे में आपको पढ़ना होगा, क्योंकि ये ज्यादातर रैट्स में फैल रही है और ये ह्यूमन टू ह्यूमन ट्रांसमिशन इसका नहीं देखा गया है। पर आप जानते हैं चाइना में हियान प्रोविंस में ये हो रहा है, जिसमें 35 रिपोर्ट के हिसाब से ऑलरेडी लोगों में ये फैल चुका है, और चाइना बातें छुपाता है। तो लंगिया वायरस देखते हैं कितना ज्यादा इफेक्ट किया है और इसका रिपोर्ट कब तक आता है। उम्मीद है कि ये उससे ज्यादा ना फैले और चाइना इसे रोक पाए। इसके साथ चेस में दोस्तों ये बहुत ही अच्छा है कि हमारे इंडियन वुमेन जो है वो पहले से बहुत ही ज्यादा अच्छा प्रदर्शन किया। आप देख रहे हैं ये हम लोगों ने ब्रॉन्ज लाया है, और ब्रॉन्ज के साथ एक नहीं दो नहीं 3 वुमेन्स ने, तानिया हरिका, हम्पी और यंग वैशाली जो है, उन्होंने बहुत ही अच्छा परफॉर्मेंस दिया है। और ये उनका फोटो सामने से देख सकते हैं। इवन मेंस ने भी, और मेंस में आप देख सकते हैं जो कोच हैं विशु प्रसन्ना, उन्होंने अपने स्टूडेंट को बहुत ही ज्यादा अप्रिशिएट किया है, क्योंकि गुकेश ने अच्छा परफॉर्म किया है। तो इसी के साथ इतना ही था न्यूज। तो आप डेली अगर आपका मन करे तो पहले से न्यूज़पेपर को आप थोड़ा पढ़ सकते हैं, जिसकी वजह से आपको आइडिया लग जाएगा। उसके बाद में आपको डिटेल एनालिसिस हर एक दिन आपको बिफोर 10 o'clock मिल जाएगा। सो थैंक यू गाइस, थैंक यू फॉर वॉचिंग इट। आप चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि आपके पास हमेशा ये वीडियो आसानी से पहुंच जाए। थैंक यू फॉर वॉचिंग इट।